नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को हर किसी को तब हैरान कर दिया जब सुबह सुबह वो दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आए। कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन अभी भी जारी है और इसी कड़ी में सोमवार को राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाकर संसद भवन पहुंचे। राहुल गांधी के साथ ट्रैक्टर पर रणदीप सुरजेवाला, दीपेंद्र हुड्डा समेत कई कांग्रेसी नेता सवार दिखे। आपको ये बता दें कि ट्रैक्टर के सामने कृषि कानूनों के खिलाफ पोस्टर चिपका कर रखा था और किसानों के समर्थन में बातें कही थी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि ये किसानों की आवाज है, किसानों की बात सुनी नहीं जा रही। सरकार को इन तीनों काले कानूनों को वापस लेना चाहिए। ये काले कानून है। राहुल गांधी ने इस बीच ये भी कहा कि किसानों पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्हें आतंकवादी तक कह दिया जा रहा है। का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं। किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए। काले कानून है, इनको वापस लेना पड़ेगा। राहुल जी, आप खुद ट्रैक्टर यहाँ पर चला के आए, पहली बार ऐसा हुआ कि कोई नेता ट्रैक्टर चला के संसद भवन तक पहुंचा हो किसानों को लेकर, लेकिन सरकार। मैं किसानों का मैसेज देना चाहता हूँ, ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया हूँ। सरकार सुन रही है, क्या कहेंगे? कोई कमी नहीं है, सरकार करी कोई कमी नहीं है बिल के भीतर, क्या कहेंगे? ये किसानों के फायदे के लिए है। हाँ। और आप लोगों के पास मुद्दा नहीं है, लेकिन हम ये 2-3 बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ये किया जा रहा है। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून, और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। धन्यवाद। हाँ? उन्होंने कहा है कि जंतर मंतर पे किसी किसान की मृत्यु नहीं हुई है। अंदर जो क्वेश्चन में पूछा गया है उन्होंने। और अब खबर राजधानी दिल्ली से, जहां आज से 100% बैठने की क्षमता के साथ मेट्रो चलनी शुरू हो गई है, जिसके बाद मेट्रो स्टेशन के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। दूसरी तरफ कुछ मेट्रो स्टेशन पर तकनीकी कारण की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बता दें कि यहां कोरोना महामारी की वजह से लंबे समय से मेट्रो में 100% सवारी के साथ यात्रा करने पर पाबंदी थी और अब पूर्ण रूप से मेट्रो शुरू हो गई है। यात्रियों में उत्साह देखा जा रहा है। मैं इलाहाबाद से आ रहा हूँ। एक्चुअली मेरा एग्ज़ाम है यहाँ पे, लेकिन मॉर्निंग में जब से मैं आया रीवा एक्सप्रेस से आया हूँ, काफ़ी देर से यहाँ वेट कर रहा हूँ। अराउंड लगभग 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेट्रो ही सबसे सुविधाजनक है। तो हमने सोचा मेट्रो से ही निकल चले। मुझे नोएडा सेक्टर 62 जाना है, लेकिन अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा। अंदर गार्ड से पूछा तो गार्ड बोल रहा है कि अभी कुछ कह नहीं सकते, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो आधे घंटे भी लग सकते, 1 घंटे भी लग सकते, लेकिन उसने कोई टाइम नहीं बताया है। तो मुझे लगभग अराउंड 1 घंटे के ऊपर ही हो रहा है। कुछ भी साफ स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ भी कह रहे हैं कि आधे घंटे भी लग सकते हैं, 1 घंटे भी लग सकते हैं, और सजेशन अलग से दे रहे हैं कि आप बस से चले जाइए, टेम्पो से चले जाइए। तो ये सारी चीज़ें। और उधर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले का शिरोली इलाका बाढ़ से प्रभावित है। एनडीआरएफ की टीम बचाव कार्य कर रही है। एनडीआरएफ के असिस्टेंट कमांडेंट का कहना है कि कोल्हापुर में हमारी 6 टीमें हैं। 2 टीमें शिरोली इलाके में बचाव कार्य कर रही हैं और अब तक हमने 1500 लोगों को बाढ़ से बाहर सुरक्षित निकाला है। से हम यहीं कंटिन्यू रेस्क्यू वर्क कर रहे हैं, और जैसे ही सुबह मॉर्निंग में भी जैसे चालू किया रेस्क्यू, तो हमारे एक जवान की नज़र पड़ी। तो एक डॉग यहाँ एक होटल की छत के ऊपर थोड़ा अब देख रहा था, तो डॉग को देख के हमारे जवान तुरंत वहाँ रेस्क्यू करने के लिए पहुँच गए और डॉग को कुछ खिला के और अपनी गोद में उठा के और रेस्क्यू करके सेफली उसको डॉग को बचा लिया है। कितना परेशान था वो कुत्ता यहाँ, और जब आपको पता चला तो फिर आपने वहाँ जाकर उसको निकाला? डॉग अपने आप में डर रहा था कि ये पानी से डर रहा था कि कैसे मैं निकल के जाऊं, बट और कुछ जवान जो गए थे उनसे भी डर रहा था, पर वो डॉग क्या है कि भूखा भी था और सोच रहा था कि मैं कैसे भी निकल जाऊं, तो उनके जवान के गोदी में आके और अपने बोट में बिठा के उस डॉग। देखिए, वैसे 4 टीमें हमारी 6 एनडीआरएफ की अभी कोल्हापुर में तैनात है, जिससे 2 अभी शिरोली इस स्पॉट पे हैं, और हम लोग कल सुबह से यहाँ पे लगे हुए हैं। तो कल का जो इवैक्यूएशन हुआ है उसमें हमने लगभग 1500 लोगों को अभी तक निकाला है। उसके बाद में अभी भी आज सुबह से हम यहाँ पे प्रेजेंट है 7 बजे से, तो आज जैसे भी स्थिति बनी रहेगी उस हिसाब से जितना भी इवैक्यूएशन करना पड़ेगा हम कर देंगे। उसके बाद में जो मेरी जो 2 टीमें हैं वो यहाँ से जैसे ही पानी थोड़ा और कम हो जाएगा सांगली के लिए मूव करेंगे फर्दर, और हमारी 2 टीमें जो हैं
वो आपके आंबे गांव और चिखली एरिया में डिप्लॉयड है। वहाँ भी उन्होंने कम से कम 500-600 लोगों को निकाला है। तो सिविल डिस्ट्रिक्ट के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर जितना हो रहा है हम इवैक्यूएशन कर रहे हैं। अभी एक्चुअली में हमारा मेन टास्क है सांगली जाना, तो जैसे ही ये पानी उतरेगा हम यहाँ से सांगली के लिए मूव करेंगे। और गुजरात के अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ आज से स्कूलों में कक्षा 9वीं से कक्षा 11वीं तक के लिए कक्षाएं खोल दी गई हैं और एक अध्यापक ने इस दौरान ये बताया कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सारी तमाम तैयारियां की हैं। बच्चों ने ये बताया कि उन्हें मोबाइल फोन के जरिए पढ़ना अच्छा नहीं लगता था और इसीलिए वो स्कूल में आकर पढ़ना चाहते थे। तोरण कक्षा 9 में पढ़ता हूँ। लाइव क्लास में इतना मज़ा नहीं आता था, पर ऑफलाइन क्लास जब से शुरू हुए हैं तब से सर सामने होते हैं और हमारे डाउट्स ज़्यादा सॉल्व होते हैं। और लाइव क्लास में आंखें भी ज़्यादा यूज़ होती है, उसमें आँखों का भी चश्मा आ सकता है। पर ऑफलाइन क्लास में सर सामने होते हैं इसलिए ज़्यादा मज़ा आता है और लाइव क्लास में कम मज़ा आता है। 11 स्टैंडर्ड में दौरान में पढ़ता हूँ। आज से स्कूल शुरू हुई है, तब से मेरे दोस्तों और आज मिले। कई सालों पहले एक शुरू हुई थी, पर कोरोना के कारण फिर से बंद हो गया। आज मिल रहे हैं और हमारे दोस्तों के साथ हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और हमारे स्कूल वाले भी सही तरह से पढ़ाते, पर ऑनलाइन में नहीं पढ़। जब कक्षा 9 से 11 तक के क्लास शुरू हो रहे हैं, इसमें सभी बच्चे आएंगे 9 से 11 तक। 12वीं कक्षा तो ऑलरेडी हमारे स्कूल में चालू है। तो इस तरह से हमें ये सभी स्टैंडर्ड के बच्चों को यहाँ बुलाया है। सोशल डिस्टेंस के साथ हमने अरेंजमेंट की है और 9 से 11 तक की जो कक्षा है इसमें अलग अलग एक क्लास में 30 विद्यार्थी बैठने की क्षमता है। उस हिसाब से हमने यहाँ अरेंजमेंट की है। जब बच्चे स्कूल में आते हैं तब पहले तो उसका टेम्परेचर हमें ले लेते हैं उसका थर्मल गन से। और वहीं पंजाब के मानसा में मोबाइल रिपेयर का काम करने वाले 34 वर्षीय नौजवान ने लेन देन के मामले में 3 लोगों से तंग परेशान होकर जहर निकल ली, जिसके बाद नौजवान की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मामले में नौजवान ने मरने से पहले अपने भाई को फोन कर लेनदारों से परेशान होकर सल्फास निकलने की जानकारी दी थी, जिस पर परिवार ने महिला समेत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाने के लिए थाने के बाहर धरना लगाकर विरोध जताया है। पुलिस ने मृतक की माता के बयान पर 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और तीनों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा परिवार को दिलवाया है। ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਮਾਨਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਸਲਫਾਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਲਗਾਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦਾ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਪੱਖੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਬੰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੋ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਰੇਸ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਤਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਅੱਡ ਰਹਿਣਾ, ਵੀ ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਵਾਕ ਰੋਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕੋਈ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ। ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਭੇਜੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ ਅੱਜ ਤਾਈਂ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਗਰੀਬ ਦੀ। FIR ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਾਮ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਰੁੱਕਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ। यहाँ लेंगे छोड़ सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए यूपी की बात कर लेते हैं। यूपी के कौशाम्बी जिले में लाठी डंडों से लैस दो पक्षों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दर्जनों लोग एक दूसरे पर लाठी डंडों और ईंट पत्थर के साथ टूट पड़ते हैं। इस मारपीट में यहां कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। यूपी के आगरा में थाना लोहा मंडी क्षेत्र में आपसी रंजिश के चलते हिस्ट्री शीटर ने अपने 1.5 दर्जन साथियों के साथ एक युवक पर हमला कर दिया। बदमाशों ने युवक पर गोली भी दागी जो कि उसके सिर के पास से होकर गुजरी। आपको बता दें कि इस दौरान युवक घायल हो गया। वहीं पीड़ित ने पुलिस पर अपराधियों से सांठ-गांठ और चैन लूटने का भी आरोप लगाया है। बता दें आपको कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्रकरण दर्ज आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। से मानने की मैंने इसकी सारी जो घटना थी मैंने थाने में कई बार दी, लेकिन मैंने इसको एक आध दो बार इन्होंने हमें संग मारक पीट भी की। थाने वाले जाते हैं, सुबह जाता है, शाम को वो छोड़ देते हैं और कोई उचित कार्रवाई नहीं। मैं कई महीनों से इन्हें बराबर शिकायत कर रहा हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं। आज मेरे गोली लग गई सर में और ये मेरी चैन तोड़ के ले गए। 100 ग्राम की चैन थी मेरी सोने की, एक पेंडल था 10 ग्राम का। ये मेरी उंगलियों में अद्दे फावड़े के बैठे और सर में गोली मार गए मेरे। और मेरे संग में एक भाई था, मैं उसमें 2-3 लोगों को जानता हूँ। क्या नाम है उनका? जिसमें एक तो अर्जुन था, एक लाला यादव था और एक नेपाली था। जे पैसे लेके मर्डर करते हैं, हिस्ट्री शीटर लोग हैं ये। तो आपके साथ में क्या बारी घटना हुई थी? ये मेरे संग बहुत बार हो चुकी है। मैं इसके थाने में दे चुका हूँ। थाने वाले जाके कोई सुनवाई नहीं करते और यहाँ पे दारू का। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर क्या कुछ कह रही हैं, आइए सुनवाते हैं। पार्लियामेंट के अंदर संसद एमपी बोल नहीं सकते हैं और पार्लियामेंट के बाहर जनता जो मर्जी बोले जाए, किसान जो मर्जी बोले जाए, कभी मवाली, कभी उसको मवाली, कभी उसको उग्रवादी, कभी उसको आतंकवादी, गाली के ऊपर गाली देके अकेले किसानों का अपमान करने का ये सरकार काम कर रही है। इस अपमान को ना हिंदुस्तान सहेगा क्योंकि ये अन्नदाता का अपमान है। और यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।